नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और बात है आज जिला मध्यवर्ती बैंक के चुनाव की। आज सुबह 8 बजे से ही वोटरों ने मतदाताओं ने वोट देना शुरू कर दिया। हालांकि इंटरनल चुनाव है, 1687 कुल वोट इसमें है और 14 पोलिंग बूथ पर मतदान किया जा रहा है। 14 तालुकों में 14 पोलिंग बूथ पर मतदान किया जा रहा है। अभी तक की सूचना के अनुसार 50% से ऊपर की वोटिंग हो चुकी है और आखिरी जाते जाते करीब 90% से ऊपर या हो सकता पूरी की पूरी 100% वोट, जो इतने भी लोग इस संस्था में जो जीवित अवस्था में, सभी के वोट आज होने की संभावना है। क्योंकि यह सहकार क्षेत्र का चुनाव है, यहाँ पर सभी लोग अपने नेता को चुनने जाते हैं। अब चुनने जाते हैं, क्यों जाते हैं, चुनाव क्यों होता है, यह अलग विषय है। बैंक का संचालन करने के लिए संचालक मंडल लगता है। यह सहकार क्षेत्र की बैंक है, उसके लिए संचालक मंडल के लिए उसमें जो मेंबर्स है वह वोटिंग करते हैं ताकि बैंक का कार्य सुचारू रूप से चल सके, बैंक की नीतियां बन सके, बैंक के नियम बन सके और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन बराबर अधिकारी और कर्मचारी कर सके। इन सारी चीज़ों पर नज़र रखने के लिए संचालक मंडल का चुनाव होता है और इन संचालक मंडल में से 21 लोग चुने जाएंगे, जिसमें से एक को अध्यक्ष चुने जाना तय है। अब इन 21 लोगों में से 4 लोग हैं जो निर्विरोध चुनकर आ गए। वहाँ पर कोई दूसरा उम्मीदवार न होने से उन्हें निर्वाचित घोषित कर दिया गया और 17 जगह पर अभी सुबह 8 बजे से चुनाव चालू है। क्या है यह मध्यवर्ती बैंक और क्यों है इस बार इसका इतना महत्व? अमरावती की जिला मध्यवर्ती बैंक 14 तालुकों की सोसाइटी और अलग अलग प्रवर्ग से आते हुए एक बड़ा मतदार संघ इस बैंक का है। पिछले 11 सालों से यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ था। पिछली बार जब चुनाव की बारी आई थी तो बैंक पर प्रशासक बैठा दिया गया था और उस प्रशासक को तुरंत कोर्ट द्वारा हटा दिया गया। तो जो पिछली बॉडी थी वही बॉडी आगे कंटिन्यू हो गई। इसलिए यह चुनाव 11 वर्षों बाद हो रहा और 11 वर्षों के बाद निश्चित रूप से इस चुनाव ने अपना अलग रंग जमा लिया। अलग रंग जमाने के कारण है कि अमरावती की तमाम राजनीतिक गलियां, हम अलग अलग पार्टी कह सकते हैं, अलग अलग नेता कह सकते हैं, तमाम इस चुनाव में सम्मिलित हो गई है। ना सम्मिलित होने में अमरावती के पूर्व विधायक सुनील देशमुख, जो फ्रंट में नहीं दिख रहे लेकिन कहीं तो भी पीछे, कैसे पीछे आपको बताएंगे, बडनेरा के विधायक रवि राणा, और जिनकी इस सहकार क्षेत्र में कोई पकड़ नहीं, ऐसे देवेंद्र भुयार, यह लोग इस चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। सुनील देशमुख तो शायद अप्रत्यक्ष रूप से भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उनका कहना है कि सहकार क्षेत्र अपना अलग क्षेत्र है, उसका राजनीति से संबंध नहीं। लेकिन जो चुनाव आज होने जा रहा है उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि किसी भी प्रकार की राजनीति का संबंध नहीं है। हर व्यक्ति यहाँ पर राजनीति में अपना कद बनाए बैठा है और अपनी आगे की रणनीति और आगे का चुनावी क्षेत्र सुरक्षित करने के हिसाब से भी यह चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि इसमें एक मंत्री यानी बच्चू कडू खुद चुनाव लड़ रहे और 3 विधायक में बलवंतराव वानखड़े, प्रताप अड़सड़, 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें राजकुमार पटेल, बलवंत वानखड़े, प्रताप अड़सड़, ये तीनों आमदार है वर्तमान में जो एक मध्यवर्ती चुनाव में संचालक मंडल के लिए अपना चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और साथ में राज्य मंत्री बच्चू कडू चांदूर बाजार से मिले, जहां मात्र 41 वोट है। निश्चित रूप से 21 वोट कह रहे हैं कि किसी ने अन्य गुप्त स्थान पर ले जाकर रख दिया और नागपुर से सीधे आज उतरेंगे और सीधे मतदार जहाँ करना है वहाँ जाएंगे, वहाँ पर जाकर जिसको चुनना है चुन देंगे। हालांकि कह रहे कि उन लोगों में भी सेंध लगा दी गई, तो यह तो वक्त बताएगा कि कौन चुनकर आता है, नहीं आता है। बात है कि आखिर इसमें इतने हाई प्रोफाइल लोग क्यों जुड़े? क्या बैंक में इतनी मलाई है खाने को कि इतने लोगों का पेट भर सके?
तो निश्चित रूप से 11 साल से जिस सहकार क्षेत्र में एकमात्र बबलू देशमुख का राज चल रहा था, वहाँ आज सारे राजनीतिक लोगों को लगा कि हम भी इसमें अपनी किस्मत आजमा सकते। एक तो बैंक का इतना बड़ा वर्चस्व, 2500 करोड़ के ट्रांजैक्शन की यह बैंक, जिसका कुछ साल पहले 500 करोड़ का टर्नओवर हुआ करता था, अब 2500 करोड़ की यह बैंक है और किसानों का सीधा संबंध इस बैंक से आता है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में राजनीति में वोटों का फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन जो मलाई किसी भी रूप में हो सकती, कमीशन के रूप में हो सकती, ब्याज के प्रतिशत के गैप के रूप में हो सकती, क्योंकि दिया वाला जाना वाला ब्याज, बैंक में मंडे जाने वाला ब्याज और एक्चुअल में आने जाने वाले ब्याज में फ़र्क हो सकता है, क्योंकि वो है। प्लस कई लोगों की अभी भर्ती है, लोन देने के लिए भी शायद हो सकता है कमीशन मिलता हो। भर्ती करने के लिए हमने देखे कि 8-8, 10-10 लाख, 15-15 लाख तक लोग एक एक पद के लिए देते। तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें कमाई के रूप में यहाँ पर आना है, लेकिन कमाई के रूप में जितना अभी वर्तमान में खर्चा किया जा रहा है, बताया जाता है कि एक एक वोट की 20-20 लाख रुपए तक कीमत लगी है, ऐसा इन गलियारों में बताया जा रहा है। और कहीं पर भी इसका आम जनता से संबंध नहीं है। आम जनता से संबंध इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी प्रत्यक्ष रूप से सीधी जनता इसमें वोटर्स नहीं है। इसमें संस्था के अधिकारी या संस्था के पदाधिकारी या संस्था खुद इसमें सदस्य होती है। इसलिए आम जनता, क्योंकि हम जो यहाँ पे अभी आपसे बताने जा रहा है, शायद इसका किसी भी प्रकार के इनके मतदाता पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह आम चुनाव नहीं है, यह सहकार क्षेत्र का एक सीमित क्षेत्र का चुनाव है। ऐसा इनके नेताओं ने भी कहा। इन्होंने कहा कि हमको आम जनता से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आम जनता से मतलब कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि पैसा तो आखिर कहीं ना कहीं आम जनता की तिजोरी से ही जाएगा। बहुत बड़ी कर्ज माफ़ी, बहुत बड़ा ब्याज का गैप, और जैसा कि इस बैंक पर संचालक मंडल पर आरोप लगाया गया कि 700 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। अब 700 करोड़ का घोटाला क्या? घोटाला शब्द कई अलग अलग अपने अर्थों में लिया जाता है। घोटाला या तो 700 करोड़ का हमने पूरा ले लिया तो उसको गबन कहा जाता है, घोटाला नहीं। क्योंकि उस दिन भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 700 करोड़ का ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ, कि 700 करोड़ की ये नहीं, लेकिन घोटाला शब्द जहाँ पर बैंक में जो नियम बनाए गए उस नियम से हटकर यदि कोई व्यवहार किया जाता है तो कोई भी आंकड़ा वो घोटाले में ही आता है। बबलू देशमुख ने उस दिन कहा कि 700 करोड़ हमारे बैंक में सुरक्षित है, हमने वह इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। म्यूचुअल फंड में अलग अलग ना जाने कितनी संस्थाओं में उन्होंने अपना इसका निवेश किया है, जबकि बैंक को आरबीआई के तरफ से स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि ऐसी कोई भी रिस्क जहां पर पैसा डूबा जा सकता, कहीं पे भी निवेश नहीं करना है। उन्होंने बताया कि म्यूचुअल फंड में उन्होंने निवेश किया, म्यूचुअल फंड में निवेश की आरबीआई कतई परमिशन नहीं देता। निश्चित रूप से यदि बैंक के नियमों को हटकर यदि काम किया गया तो वो घोटाले में आता। अब घोटाले में आने के बाद में यदि बैंक का पैसा वापस सुरक्षित आ जाता है तो निश्चित रूप से बात आई गई हो जाती है। किसी को इसका, क्योंकि आफ्टर ऑल यदि बैंक को नुकसान होता है तो संचालक मंडल और अध्यक्ष महोदय पे आती है, लेकिन यहाँ नियमों को तोड़कर कहीं नियोजन किया गया, कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया गया, यदि वह पैसा वापस आ जाता तो निश्चित रूप से यह बात में बहुत बड़ा कोई महत्व या बहुत बड़ा कोई इशू नहीं बनेगा। लेकिन नियम के खिलाफ जाकर निवेश करना, कल चलकर यदि यह पैसा डूब जाता है तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से संचालक मंडल जवाबदेही बनता है। जे लोक नॅशनलाइज बँकेकडे जुळलेले आहेत त्या नॅशनलाइज बँकेकडे गेलेल्या लोकांना, कारण की ते कर्ज भेटत नव्हते म्हणून तिकडे गेले, त्या लोकांना पुन्हा आपल्या जिल्हा बँकेशी कसं जोडता येईल, त्याच्यात ज्या ज्या वेगवेगळ्या संस्था, संस्था असतील, दूध संस्था असतील, मजूर संस्था असतील, यांच्यासाठीचं जे कर्ज आहे त्या कर्जाचं हे जे पैसे जर आपण याच्यात वाटले असते, म्हणजे जवळपास 800 कोटी रुपये तुम्ही तिथं जे गुंतवले ते 800 कोटी तुम्ही इथं वाटले असते तर ते तुम्हाला म्युच्युअल फंड किंवा कोणत्याही याच्यात मॅक्सिमम व्याज किती भेटते? 6 कोटी रुपये. परंतु तुम्ही ते संस्थेला दिले असते, तुम्ही दुग्ध संस्थेला दिले असते, मजूर संस्थेला दिले असते, तुम्ही शेळी मेंढीला दिले असते, मत्स्य मारण्याच्या संस्थेला दिले असते, हे पूरक
धंदे आहे, जे पूरक व्यवसाय आहे, त्या पूरक व्यवसायात दिलं असतं तुम्ही संचालक मंडळ 12% व्याज देऊ शकता, कमी करून 10%. म्हणजे हे 800 कोटीवर तुम्ही जे सांगता फायदा झाला, हा फायदा त्याच्या 3 पट झाला असता, कारण की हे पैसे तुम्ही तिथं देऊ शकता. अब जो आज का चुनाव है जिसमें बड़े बड़े दिग्गज इस चुनाव में उतरे हैं और सबका कहना है कि किसानों का भला करेंगे. अब किसानों का भला क्या होगा, संचालक मंडल कोई भी आए, किसानों को तो उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय के घर पे चक्कर लगाने हैं लोन के लिए, कभी कर्ज माफ़ी के लिए, कभी और किसी चीज़ के लिए. यह सत्ता में चलते ही रहेगा. सत्ता किसी की भी आए, किसानों में शायद बहुत बड़ा परिवर्तन हो, ऐसा नहीं लगता. अब कौन जीतता है कौन हारता है यह तो वक्त बताएगा. दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हमारी जीत निश्चित है, लेकिन सहकार क्षेत्र में लगातार 11 सालों से इस बैंक पे राज करने वाले बबलू देशमुख का कहना है कि उसे 1600 में से 1200 वोट निश्चित रूप से मिल जाएंगे. 400 के प्रति फिर भी वे डाउटफुल रह गए. और जहाँ तक देखा जाए यदि राजनीति का सवाल है तो राजनीति में हमने देखा कि पार्टी नाम का शब्द हुआ करता है. पार्टी के विचारधारा, पार्टी के लोग, पार्टी की नियमावली, पार्टी को फॉलोअर करना, ये सारे नियम होते हैं. लेकिन इस चुनाव में पार्टी नाम की कोई चीज़ नहीं. वैसे भी उन्होंने कहा कि यह चुनाव सहकार क्षेत्र का है, किसी पार्टी का नहीं. लेकिन मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो पार्टी तो जहाँ है, कांग्रेस पार्टी का तो वर्चस्व यहाँ पर, यानी बबलू देशमुख कांग्रेस के जिलाध्यक्ष है, उनका तो वर्चस्व है ही. लेकिन साथ में उनके विरोध में यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से आ रहे हैं संजय खुड़के, जो राष्ट्रवादी के उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, और सुलभा खुड़के अमरावती से कांग्रेस की खासदार है. तो कांग्रेस में यहाँ पर निश्चित रूप से सहकारिता को लेकर दो फाड़ तो दिख रहे हैं. अब आने वाले चुनाव में इसका क्या असर होगा यह तो वक्त ही बताएगा. लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति स्वार्थ के आगे पार्टी की नीति, पार्टी के विचार, पार्टी के फॉलोअर्स, सारी चीज़ों को यहाँ पर धता दे गई. यदि हम देखें कि हर यहाँ पे विधानसभा के अनुसार चुनाव, बच्चू कडू और बबलू देशमुख आमने सामने है चांदूर बाजार में. चांदूर बाजार अचलपुर मतदार संघ से दोनों उम्मीदवार रहते हैं. बच्चू कडू पिछली बार चुन के आया, उसके पहले भी चुन के आया. बबलू को 2 बार का हार का सामना करना पड़ा. उस विधानसभा क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने के लिए और बबलू का विरोध दर्शाने के लिए बच्चू कडू यहाँ पे मैदान में उतरे. क्योंकि राजनीतिक विरोध, यदि पार्टी की बात की जाए तो पार्टी में बच्चू कडू भी उसी अखाड़ी में है जिस अखाड़ी में बबलू देशमुख है, और साथ में यशोमती ताई भी. यशोमती ताई जिस मंत्रालय से कैबिनेट मंत्री है, उसी मंत्रालय से बच्चू कडू राज्य मंत्री के रूप में आते हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस प्रकार से मंत्री की खिल्लियाँ उड़ाई गई थी, वहाँ पर उसी मंत्रालय की कैबिनेट मंत्री यशोमती ताई ठाकुर भी बैठी थी. आरोप प्रत्यारोप कहना तो गलत होगा, क्योंकि विपक्ष सत्ता में था ही नहीं तो उस पर आरोप लगने का सवाल नहीं आता. लेकिन आरोप व्यक्तिगत रूप से उनके दूसरे इस पर लगे. जहाँ इन्होंने 700 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर दोनों ने उसके आरोपों का उत्तर दिए, उनका खुलासा किया. तो बबलू देशमुख ने कहा कि मंत्री एक गारोडी है, उन्होंने भी 70 लाख का घोटाला किया हुआ पद संस्था से. और बच्चू कडू ने उसके उत्तर में कहा कि यदि 1 रुपये का भी घोटाला किसी के आया तो मैं पद से इस्तीफा देने को तैयार हूँ, मेरा नॉमिनेशन वापस देने को तैयार हूँ. चैलेंज दोनों अपनी अपनी जगह से देते, लेकिन उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, कोई उसके आगे बढ़ता नहीं. बबलू देशमुख ने कहा कि मैं आमने सामने आकर बैठने को, चर्चा करने को तैयार हूँ. तो बच्चू कडू ने उनका चैलेंज स्वीकार किया. लेकिन दूसरे दिन 12 बजे तक हम भी राह देख रहे गए, ना बच्चू आया ना बबलू आया. और ये राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, चैलेंज दूसरे को देते रहते, कहीं इसकी पूरी या पूर्तता नहीं होती है. बबलू देशमुख ने गारोडी कहा तो बच्चू कडू ने वापस उसी लहजे में कहा कि हाँ, यह जहरीला नाग है और इसको नाग को कंट्रोल करने के लिए मेरा गारोडी बनना जरूरी है. अब जहरीला नाग बनकर कहाँ किसको डसता है, तो कहते हैं कि पूरे बैंक को जहरीला नाग बनकर इन्होंने डस लिया. मैं गारोडी के रूप में जाकर पूरा नियंत्रित करूँगा. अब ये ऐसे आरोप प्रत्यारोप
ऐसी राजनीति जहां ऊपर सत्ता में आप महाराष्ट्र सदन में एक साथ में बैठे हो, एक साथ में नीति नियम बनाते हो, जनता को आखिर क्या इस माध्यम से दिखाना चाहते हैं? पूरे इस चुनाव के दौरान हर जगह के राजनीतिक व्यक्ति आमने सामने, पार्टी कोई भी हो, लेकिन जब सहकार संस्था के चुनाव का मामला आया तो वहाँ पर विधानसभा देखी गई। धामनगांव विधानसभा की बात करें तो प्रताप अड़सर खड़े हैं, उनके सामने वीरेंद्र जगताप की धर्मपत्नी खड़ी है, क्योंकि वहाँ पर भी प्रताप अड़सर भाजपा से आते हैं, वीरेंद्र जगताप कांग्रेस से है। और अमरावती में इस संस्था का नेतृत्व दोनों कांग्रेस की पार्टियां ही कर रही है। एक तरफ सुलभादाई खोड़के के मिस्टर संजय खोड़के है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, जिनकी महाराष्ट्र में आघाड़ी है कांग्रेस के साथ में, और दूसरी तरफ इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं वो है बबलू देशमुख जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष है। और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के साथ में अमरावती जिले की पालक मंत्री यशोमती ताई ठाकुर भी उस दिन प्रेस में खुलकर बबलू के बचाव में सामने आई है। सहकाराच्या निवडणुकामध्ये त्या काही पक्षाच्या चिन्हावर होत नाही, त्या गटाच्या चिन्हावर गट त्या ठिकाणी लढत असतात। आणि जे आमचे जे विरोधक आहेत त्यांनी जे काही या ठिकाणी आमच्यावर आरोप लावलेले आहेत त्याच्यामध्ये काही तथ्य नाही। ईडी लावून काय सिद्ध करतायत हे त्यांनाच माहिती, त्या सीडीमध्ये काही अर्थ नाही आहे हेही आहे। आणि माझं ठाम मत असं आहे की ईडी आता एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काय उद्दिष्टानं त्या ठिकाणी सुरू करण्यात आलेलं होतं, पण आत्ता जर उद्या एखाद्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाला जरी ईडी आली तरी तुम्ही सरप्राईज होऊ नका। इतक्या खालच्या पातळीवर आपल्या या देशाचं राजकारण चालतंय, या जिल्ह्यामध्ये या सगळ्या गोष्टी याच्या आधी कधी झाल्या नाही। तो निश्चित रूप से पालक मंत्री का सहयोग और पालक मंत्री का जो बैकअप रहता है वो बबलू देशमुख के साथ में है, तो राज्य मंत्री संजय खोड़के के साथ में। एक तरफ दोनों एक ही कैबिनेट में एक ही सदन में बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर सहकार क्षेत्र में दोनों आमने सामने एक दूसरों को निचले स्तर के आरोप लगाते। जनता में इसका क्या असर जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, यह तो वक्त बताएगा। और वक्त भी क्या बताएगा, वक्त के आते आते सब लोग अपनी पुरानी बातें भूल जाते हैं। जैसे 11 साल से चुनाव नहीं हुआ तो 1600 लोग जो सारे के सारे बात भूल गए हैं, सारी ये बात भूल गए कि इन 11 सालों में क्या हुआ, कितने किसानों को कर्ज मिला, कितने किसानों को कर्ज नहीं मिला, कितने किसानों को कर्ज माफ़ी हुई। कई आरोप प्रत्यारोप जैसे सामने बताया गया कि इन्होंने कहा कि किसानों को कर्जा इसलिए नहीं दिया गया कि पुराना कर्जा नहीं आया था, तो प्रत्यारोप में कहा गया कि जब 350 करोड़ का गवर्नमेंट से कर्ज माफ़ी मिलती गई तो किसानों की तरफ कर्ज कैसा। बाकी ये सारी इंटरनल बातें हैं और ये सारे आरोप चलते रहेंगे। मुख्य जो आता है बात कि इन्होंने जो निवेश किया था 35% किया था, जबकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10% की वो भी सरकारी रूप से जो सुरक्षित निधि है उसमें निवेश करने का कहा गया। बात आती है सीडी रेशो आईडी रेशो। अब मुझे निश्चित पता है कि सीडी रेशो और जब आईडी रेशो की बात करते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात करते हैं, जनता के सामने बात करते हैं, ये अपने निवेशकों के साथ में बात करते हैं, ये अपने ग्राहकों के साथ में बात करते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत कम लोगों को जानकारी होंगे कि सीडी रेशो क्या होता है, इसका क्या फ़र्क पड़ता है। बताया कि सीडी रेशो का उपयोग नहीं हुआ, सीडी रेशो ज़्यादा हो गया, कोई कहता है कम हो गया। कम भी घातक है, ज़्यादा भी घातक है। ज़्यादा यदि सीडी रेशो से ज़्यादा यदि हमने उसका लोन दे दिया तो निश्चित रूप से बैंक का एनपीए बढ़ने की संभावना होती है, और कम दिया तो बैंक की इनकम में कमी होती है। अब सीडी रेशो क्या होता है? सीडी रेशो वो होता है कि आपके बैंक में जितने डिपॉजिट्स है, हर प्रकार से जितनी भी प्रकार से डिपॉजिट आता है, उस डिपॉजिट का 60 से 65% आरबीआई के निर्देश है कि एक वो आइडियल प्रतिशत है। यदि आपके पास में 100 करोड़ का डिपॉजिट है तो आपने 60 से 65 करोड़ के लोन आप बांट सकते हैं। यदि इससे कम डिपॉजिट आपका यदि कर्ज बांटा जाता है तो बैंक को नुकसान होने की संभावना रहती है, और दूसरी परिस्थिति में इससे ज़्यादा यदि लोन बांटा तो बैंक को एनपीए ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। इसका कारण यह है कि कर्ज ज़्यादा देंगे तो वसूले में तकलीफ होंगी और कम देंगे तो ब्याज दिया जाएगा, जिसके कारण बैंक को आर्थिक नुकसान हो सकता है। लेकिन जानकारों का कहना है यदि कम दिया
तो कम से कम डूबत की संभावना नहीं रहती, बैंक में पैसा पड़ा रहता है, कमाई शायद कम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बैंक को जो किसानों को जो कर्जा दिया जाना चाहिए था, 60% कर तक कर्जा दिया जाना चाहिए था, वो कर्जा न देकर किसी दलाल के माध्यम से म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश किया गया, जो पूरी तरह से अमान्य है, पूरी तरह से गैर कानूनी है। इन चीज़ों को लेकर, इन्हीं आरोपों को लेकर विपक्ष लगातार इन पर प्रहार करता जा रहा है, लेकिन इनका कहना है कि वो पैसा जहाँ पर भी है सुरक्षित है। आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई कहता है कि 60 से 65% तक आप कर्जा जिस नियम के अनुसार, जैसे किसानों की बैंक है जिनको है, और छोटे छोटे कर्जे बांटने के निर्देश दिए गए। अभी 2024 तक आरबीआई ने निर्देश दिया कि छोटे कर्जों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि छोटे कर्जे ज़्यादा लोगों में बांटे जाते हैं, उनके डूबने की संभावना कम रहती है। वहीं एक कर्जा यदि बड़े किसी को 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ ऐसा दे दिया तो उसके डूबने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो छोटे छोटे, और अभी तो उन्होंने लिमिट भी 25 लाख की बांध दी है कि 25 लाख तक आप कर्जा दीजिए, इससे ऊपर कर्जे के लिए आपको अनुमति लेनी पड़ती। तो जो यह बैंक का कर्जा प्रतिशत था, यह गड़बड़ा गया था, यह निवेश में बदल गया था। जैसे कि इन्होंने स्पष्ट खुलासा भी किया था, कोरोना काल था, लोगों की वसूली नहीं हुई थी, इसलिए इन्हें कर्जा नहीं दिया गया, इसलिए वो रेशो बिगड़ा। सीडी रेशो ये होता है, जितनी आपके पास डिपॉजिट है उसके अनुपात में जो कर्जा दिया जाता है उससे सीडी रेशो किया जाता है, और उसका आइडियल यानी एक स्टैंडर्ड प्रमाण 60 से 65% है। पैदा ज़्यादा भी देना घातक है, उससे कम देना भी संस्था के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस रेशो की अनियमितता हुई है, और नियम का उल्लंघन करके यदि कोई कार्य करता है तो वह घोटाले में तब्दील होता है। यहाँ ठीक है कि रकम सुरक्षित है। जैसा कि मैंने कहा कि यह पूरी तरह चुनाव भले ही सहकार क्षेत्र का हो, लेकिन अपने अपने विधानसभा को सुरक्षित करने के लिए, अपना अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए यहाँ पर सारे, इसमें एक मंत्री, 3 आमदार, 3 पूर्व आमदार और 3 पूर्व जिलाध्यक्ष इस चुनाव में कूदे हुए। 1687 लोगों का यह चुनाव है। बाकी तो सहकारी संस्थाओं के छोटे से चुनाव क्षेत्र है, तालुका के छोटे से चुनाव क्षेत्र है, लेकिन जो बड़े मतदार संघ है वो 1687 लोग पूरे उनको वोट करेंगे, और उसमें संजय खोड़के और बबलू देशमुख मुख्य रूप से आमने सामने लड़त में है। मुख्य मुकाबला यदि देखा जाए तो संजय खोड़के और बबलू देशमुख, जो कि दोनों अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार है, दोनों का इतर मागास वर्गीय से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 1687 वोटों के बीच में इनको चुनाव लड़ना है। बबलू देशमुख एक जगह से और चुनाव लड़ रहे हैं, सेवा के अगढ़ से, चांदूर बाजार से, जहां पर मात्र 41 वोटों में दोनों को चुनाव लड़ना है, जिसमें बच्चू कडू राज्य मंत्री और बबलू देशमुख चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं असेवा चांदूर रेलवे से पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप चुनाव लड़ रहे हैं, सामने किशोर कडू उनको टक्कर दे रहे हैं। यहाँ पर वोटों की संख्या मात्र 30 है। तो असेवा दरियापुर से प्रकाश भारसाखड़े पूर्व विधायक एवं सुधाकर भारसाखड़े आमने सामने हैं। यहाँ पर वोटों की संख्या मात्र 75 है। असेवा चिखलदरा में दयाराम काड़े की भिड़ंत है शंभूजी खड़के से, और मात्र 16 वोट है। जिसको भी 9 वोट मिल गए वह चुनकर आ जाएगा। भारी मतों के बीच में चुनाव लड़ रहे हैं राजकुमार पटेल और विधायक बलवंत वानखड़े अनुसूचित जाति जमाती से, जहां पर 1687 वोटर इनका भाग्य तय करेंगे। ये सारे मुख्य आजी माजी आमदार है और मंत्री है जिनके बीच में चुनाव होने जा रहा है, लेकिन मुख्य लड़त लोगों की नज़रें जहां पर पड़ी है वह इतर मागास वर्गीय में संजय खोड़के और बबलू देशमुख, जो अध्यक्ष पद पर नजर गड़ाए बैठे हैं। बबलू देशमुख ने सुरक्षा की दृष्टि से 2 जगह से फॉर्म भरा है, असेवा चांदूर बाजार, जहां उनका मुकाबला बच्चू कडू से हो रहा है, और एक तरफ संजय खोड़के से हो रहा है। दोनों में से यदि एक भी जगह जीत पाए तो अध्यक्ष पद के लिए सहकार पैनल की ओर से बबलू देशमुख उम्मीदवार हो सकते हैं, वहीं परिवर्तन पैनल से संजय खोड़के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसा यह मलाईदार लज्जतदार चुनाव होने जा रहा है मध्यवर्ती सहकारी बैंक का। निश्चित रूप से चुनकर कौन आएगा यह तो अभी वक्त ही बताएगा, लेकिन आज निश्चित रूप से वोटर्स जो है पूरे करीब 100% तक वोट होने की संभावना है, और
जो अभी तक राज कर रहा वह राज करेगा या नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन जो भी रहेगा कांग्रेस पार्टी का ही रहेगा। इसके साथ में शिवसेना, बीजेपी सिर्फ समर्थन में यहाँ पर इनके साथ में है, अपना प्रतिरोध निकालने के लिए, अपना विरोध दर्शाने के लिए। जैसे प्रताप अड़सड़ धामनगांव से, बच्चू कडू चांदूर बाजार से है। निश्चित रूप से बच्चू कडू और बबलू देशमुख की टक्कर काटेगी। अब कौन चुन कर आता? बबलू देशमुख हालांकि 2 जगह से खड़े हैं। एक जगह से यदि वे हार भी गए तो दूसरी जगह से खड़े होकर यदि चुनकर दूसरी जगह से चुनकर आते हैं तो उनके अध्यक्ष पद बनने में यदि उनकी पैनल पूरी आती है तो कोई रुकावट नहीं आएगी। यदि पैनल आती है तो संजय खोड़के के अध्यक्ष बनने के चांस दिख रहे हैं। ऐसे संजय खोड़के सरकार के किसी सदन में नहीं है। वे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है राष्ट्रवादी पार्टी के, और राष्ट्रवादी ऐसे भी सहकारिता क्षेत्र में अग्रसर है। तो शायद हो सकता ऊपर से भी निर्देश हो कि सहकारी क्षेत्र पर कब्जा करो, इसलिए शायद सारे दमखम से यहाँ पर सहकार क्षेत्र में राष्ट्रवादी के साथ में जितने आपस के लोग विरोधी है वे जुड़ गए। और यह चुनाव क्या रंग लाएगा यह तो अब कल हम आपको जब चुनावी समाचार और चुनावी रिजल्ट बताएंगे उसके साथ में आपको बताएंगे। तब तक देखते रहिए सिटी न्यूज़।